हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो हमने पहले वीडियो में देखा था कि दो टाइप्स की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। तो हम सबसे पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के क्या क्या होते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी को हम तीन नाम से और बुलाते हैं, नॉन स्पेसिफिक, नेचुरल एंड नेटिव इम्यूनिटी। नेचुरल क्योंकि ये नेचुरली बर्थ से प्रेजेंट रहता है, और जो है हम इसे इन्नेट इम्यूनिटी को हम पेरेंट से इनहेरिट करते हैं। बच्चे जो हैं वो उसको पेरेंट से ही इनहेरिट कर लेते हैं, और जो इन्नेट इम्यूनिटी होता है वो हमें बर्थ से पूरे लाइफ तक प्रोटेक्ट करके रखता है। बर्थ से और थ्रू आउट द लाइफ तक हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। इनेट इम्यूनिटी लैक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक इन्वेडर। इसका मतलब ये है, हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि हर एक ताले के लिए एक अलग अलग स्पेसिफिक चाबी होती है, उसी तरह हमारी बॉडी में हर एक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है, लेकिन इनेट इम्यूनिटी में जो है स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं है। इसमें सारे पैथोजन्स के लिए सेम रिस्पॉन्स है। अगर बैक्टीरिया आया तो भी सेम रिस्पॉन्स, वायरस आया तो भी सेम रिस्पॉन्स, अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आए तो भी सेम रिस्पॉन्स। तो इसमें कोई भी एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं है, तो लैक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक इन्वेडर। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज नॉट जनरेटेड। मतलब कि अगर हम फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाए, जो पहली बार आता है, कोई मेहमान पहली बार आया तो हम लोग उसको नहीं जानते, पहले उसके बारे में जानते हैं हम, फिर उसके हिसाब से हम लोग सर्व करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। और अगर वही मेहमान दोबारा आ जाए तो हम उसको बहुत जल्दी पहचान लेते हैं कि नहीं, हम इसे पहचानते हैं पहले से, तो उसके अगेंस्ट हम जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी जो है, अगर कोई पहली बार कोई पैथोजन एंटर करता है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि अगर कोई पैथोजन पहली बार एंटर किया हमारी बॉडी में तो उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स शो करना होता है वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करता है, और जो पैथोजन एंटर किया है उसके उसका एक मेमोरी जो है उसके अंदर जनरेट हो जाती है, कि जैसे जब दोबारा वही पैथोजन जब एंटर करे बॉडी में तो उसके अगेंस्ट जल्दी से रिस्पॉन्स शो कर सके। पर इनेट इम्यूनिटी में जो है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जनरेट नहीं होती है। मतलब कि अगर जो पहली बार पैथोजन आया है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जैसा रिस्पॉन्स पहली बार शो किया है उसी तरह का रिस्पॉन्स जब वो दूसरी बार आएगा तो भी वो उसी तरह का रिस्पॉन्स शो करेगा। वो सेम शुरू से ही वो रिस्पॉन्स स्टार्ट करेगा, शुरू से शो करना स्टार्ट करेगा। जैसे फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट किया था वैसे ही दूसरी बार में भी फर्स्ट स्टेप से ही रिस्पॉन्स शो करेगा। मतलब इसमें कोई भी मेमोरी जनरेट नहीं होती है। Innate immunity forms first line of defense and second line of defense। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है? हमारी जो मतलब कि जो सबसे पहले जब कोई पैथोजन आता है तो हमारा सबसे पहले हमारी बॉडी को उस पैथोजन को एंटर करने में कौन प्रोटेक्ट करता है? फिजिकल बैरियर। मतलब कि हमारी स्किन सबसे पहले प्रोटेक्ट करती है कोई भी पैथोजन को एंटर करने में हमारी बॉडी में। तो वो हो गया हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या हो गई कि वो बैरियर जो हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन या टॉक्सिक सब्सटेंस को एंटर होने से रोकती है। तो वो हो गया हमारा स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, इसमें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ये है कि जब हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके कोई भी एंटीजन जो है जब हमारी बॉडी में एंटर करती है तो हमारा जो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करता है। जैसे कि अगर हम मान लें कि जब हमारा जो भी पैथोजन है वो स्किन के अंदर चला गया, स्किन उसको नहीं रोक पाया एंटर होने से, स्किन के अंदर चला गया तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को वो क्रॉस कर गया, वो आ गया सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। जब वो अंदर आ गया तो क्या करेगा, हमारा जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेंगे और उस पैथोजन को वो किल कर देंगे। नेक्स्ट है डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल्फ और नॉन सेल्फ क्या होता है। सेल्फ वो सेल्स हैं जो कि अपने हमारे खुद के सेल्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, और नॉन सेल्फ सेल्स कौन से हैं? वो सेल्स जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं या फिर हमारे अपने नहीं। हम जैसे कि अगर हमारा कोई सेल है, अगर सेल
एक अपना वर्क कर रहा है तो वो सही है, लेकिन अगर वही सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करते जाए, अनस्टॉपेबल ग्रोथ हो गई, तो वो क्या करेगा, ट्यूमर फॉर्म कर देगा जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। तो वो सेल्स क्या हो जाते हैं, नॉन सेल्फ सेल्स हो जाते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। तो उनको किल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्या हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स में डिस्क्रिमिनेट कर लेता है, डिस्टिंग्विश कर लेता है, लेकिन जो हमारा इनेट इम्यूनिटी है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि कौन सा हमारा सेल्फ सेल है और कौन सा नॉन सेल्फ सेल है। अब हम आते हैं बैरियर्स पे। तो इम्यूनोलॉजिकल जो इनेट इम्यूनिटी उसके 4 बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड इन्फ्लेमेटरी बैरियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जिसको कि हम एनाटॉमिकल बैरियर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्किन। स्किन जो है हमारा मैकेनिकल बैरियर है, मैकेनिकल बैरियर है, और जो है कि ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे बॉडी में एंटर होने से रोकता है, एंटर करने से रोकता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले क्या करता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा स्किन। दूसरा हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, कोई भी अगर फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर आता है तो वो क्या करता है, उसे इंटरैक्ट कर लेता है और उसे किल कर देता है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकेंड है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में सबसे पहला एसिड या फिर HCl ऑफ स्टोमक। जो हमारे स्टोमक में, आप सबको पता होगा, हमारे स्टोमक में HCl प्रेजेंट होता है जो कि बहुत एसिडिक होता है। तो वो अगर हमारा जो है, हम मानते हैं कि हमारा फर्स्ट जो हमारे फिजिकल बैरियर को जब क्रॉस करके, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर हो गया, स्किन को क्रॉस किया, म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और वो हमारे स्टोमक में आ गया, तो स्टोमक क्या करेगा, जो स्टोमक में HCl प्रेजेंट होता है वो क्या करेगा, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर कोई भी हार्मफुल एजेंट्स हैं जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या करेगा कि वो किल कर देगा। नेक्स्ट है बाइल। बाइल क्या है कि किसी भी पैथोजन को या फिर कोई भी एनिमी है या कोई भी पैथोजन है जो कि HCl, जो स्टोमक ऑफ HCl है, HCl से अगर वो बच गया, उसमें HCl ने किल नहीं कर पाया या फिर उससे बच गया किसी तरह से, तो क्या करता है, हमारा जो बाइल है वो उसके प्रोलिफरेशन को स्टॉप कर देता है और उसको किल कर देता है। नेक्स्ट है सेरेमन। सेरेमन क्या होता है, ईयर वैक्स होता है। जो ईयर में हमारे वैक्स प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, हमारे ईयर को प्रोटेक्ट करता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर होने में। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अगर हमारे ईयर में एंटर होता है तो उससे सेरेमन जो है, ईयर वैक्स जो है, हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे ईयर को। नेक्स्ट है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है, ये एक एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस है जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। नेक्स्ट है नेसल हेयर। हमारे नोज में हेयर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं। वो हम देखते हैं कि कोई भी अगर डस्ट आता है तो हम अगर हमारे नाक में घुस गया, तो अगर हमारे नाक के अंदर चला गया तो वो जो भी पैथोजन है वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो जो हमारे नेसल हेयर्स होते हैं, हमारे जो नाक में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे नाक के अंदर एंटर होने से बचाते हैं, उन्हें एंटर नहीं होने देते हैं। तो नेसल हेयर जो है हमारे नोज को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट इज वजाइनल सिक्रेशन। जो हमारे वजाइना में सिक्रेशन होती है, फ्लूइड सिक्रेशन, वो क्या करता है कि किसी भी वजाइनल इन्फेक्शन से हमारे वजाइना को प्रोटेक्ट करता है, कोई भी पैथोजन को एंटर होने से, हमारे वजाइना में एंटर होने से उसे बचाता है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हम बोलते हैं हमें फीवर हो गया है। तो फीवर क्यों होता है, अगर फीवर इसलिए होता है ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं जो कि ये हाई टेम्परेचर पे नहीं सरवाइव कर सकते हैं, वो फीवर की वजह से वो उनकी डेथ हो जाएगी। तो टेम्परेचर जो है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, बहुत सारे पैथोजेंस जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं या ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकते, वो किल हो जाते हैं। तो ये था हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट है हमारा सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या करता है कि कोई भी अगर फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन मटेरियल है उसे क्या करता है, इनडाइजेस्ट कर लेता है। इंजेशन मतलब कि उसे डाइजेस्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको किल कर देता है। और जो हम किल कर दिया वो हो गया हमारा प्राइमरी आउटकम, और फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जब डेवलप करता है तो वो हो जाता है हमारा सेकेंडरी आउटकम। तो हम देखते हैं सेलुलर बैरियर कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे कि हमारा जो भी पैथोजन है
वो इनडाइजेस्ट होता है। डाइजेशन इंजेशन के प्रोसेसेस कौन कौन से? तो सबसे पहला है फैगोसाइट्स। फैगोसाइट में क्या क्या इंक्लूड है? ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स। तो फैगोसाइट का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर सब्सटेंस आया तो उसे जो है इनडाइजेस्ट करके किल कर दिया जाता है। तो अब हम मोड्स देखेंगे, मोड्स ऑफ इंजेशन। 3 मोड्स होते हैं। पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस जो है, कोई भी अगर सेल है, कोई भी एंटीजन है या पैथोजन है, उसके सराउंडिंग में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसे क्या करता है पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस में, कि जो भी उसके सराउंडिंग में, सेल के सराउंडिंग में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसको इनडाइजेस्ट करके जो है उस सेल को या उस पैथोजन को डाइजेस्ट कर देता है, किल कर देता है। नेक्स्ट इज रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी मेम्ब्रेन रिसेप्टर है वो क्या करता है, उस मॉलिक्यूल, जो हमारा मॉलिक्यूल है वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर से जाके बाउंड होता है, बाइंड करता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब कि किल कर देता है। नेक्स्ट इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो होता है इनगल्फमेंट का प्रोसेस होता है, मतलब कि कोई भी अगर पैथोजन है तो वो पहले उसको इनगल्फ करता है, इनगल्फ करके वो उसे डिग्रेडेट कर देता है, पूरी तरह से उसे डिग्रेडेट कर देता है। और जो हमारा रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जनरेट करने में। ये दोनों जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है। और जो हमारा इंजेक्शन का प्रोसेस है वो ओपोनाइजेशन के प्रोसेस से भी हो जाता है। एक और प्रोसेस है इंजेक्शन का जो है कि ओपोनाइजेशन हम जिसे बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारा कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनमें उसके सराउंडिंग में क्या होता है कि किसी भी एंटीबॉडीज और प्रोटीन्स से बैक्टीरिया और वायरसेस के सराउंडिंग में प्रोटीन, एंटीबॉडीज और प्रोटीन की कोटिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारे बैक्टीरिया और वायरसेस जो है उनकी किल हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब हम देखेंगे कि ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं। ल्यूकोसाइट्स आप सबको पता है, ल्यूकोसाइट्स जो है वो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स को ही हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स 2 टाइप्स की होती हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होती हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स वो होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम ग्रैन्युलोसाइट बोलते हैं। और जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उन्हें हम ए ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स के 3 टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल 65 to 70% प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। और न्यूट्रोफिल्स जो है ये फैगोसाइटिक सेल है, मतलब कि ये फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, पैथोजन को किल करने में हेल्प करता है। हर एक इंडिविजुअल का, हम जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का ब्लड जो है अलग अलग होता है और हर एक इंडिविजुअल के ब्लड में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं हर एक इंडिविजुअल के ब्लड में, तो अगर किस इंडिविजुअल के ब्लड में जो है न्यूट्रोफिल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल और ल्यूकोसाइट, PMNC। ये क्या हो गया, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल। अगर मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल में न्यूट्रोफिल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल। बेसोफिल्स एंड यूसिनोफिल्स ये दोनों फैगोसाइटोसिस में हेल्प नहीं करते हैं। अब हम आते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स के 2 टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है 20 to 25% प्रेजेंट होता है एंड मोनोसाइट 5 to 10% प्रेजेंट होता है। लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो हैं ये बहुत कम प्रेजेंट होते हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव होते हैं। ये जो है ये भी फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और इनका जो मोनोसाइट का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है और इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो हॉर्सशू शेप्ड न्यूक्लियस होते हैं, हॉर्सशू शेप का न्यूक्लियस होता है। इन्हें हम मैक्रोफेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रोफेज।
और ये बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत मोस्ट इफिशियंट होता है फैगोसाइटोसिस में। अब हम देखेंगे मोनोसाइट या फिर जिसे हम बोलते हैं मैक्रोफेज। अब हम देखते हैं मोनोसाइट्स जिसे हम मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं। ये ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स के ही टाइप हैं WBCs। मोनोसाइट्स की एक स्पेशलिटी ये है कि अगर ये ब्लड में प्रेजेंट है तब तो ये मोनोसाइट है, लेकिन अगर ये ब्लड के बाहर प्रेजेंट हो गया, किसी भी टिश्यू में प्रेजेंट हो गया, अगर कोई भी टिश्यू का ये पार्ट बन गया, तो क्या करता है कि ये परमानेंटली जो है फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करने लगता है। एक बार हम समझेंगे कि अगर ये ब्लड में प्रेजेंट है तो ये मोनोसाइट है, लेकिन जब ये ब्लड के बाहर आता है या फिर किसी जो है टिश्यू का पार्ट बन जाता है, तो ये क्या करता है कि जो है फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है, उसकी फैगोसाइटोसिस की एक्टिविटी परमानेंटली के लिए परफॉर्म करने लगता है, और इसे हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। और जिस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज के हिसाब से इसका जो है मैक्रोफेजेस का डिफरेंट डिफरेंट नाम हो जाता है। जैसे कि हिस्टोसाइट जब मैक्रोफेजेस जो है हमारे टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं तो इसे हम बोलते हैं हिस्टोसाइट। अगर लिवर में प्रेजेंट है यही मैक्रोफेजेस तो उसे हम बोलेंगे कुफर सेल्स। अगर बोन में प्रेजेंट है तो इसे हम बोलेंगे ऑस्टियोब्लास्ट। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू से प्रेजेंट होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट नाम्स होते हैं इसके, लेकिन जो है इसका जो वर्क होता है वो एक ही होता है, जो फंक्शन है वो एक ही है कि वो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करना। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल किलर सेल्स NK, जिसे हम NK सेल्स भी बोलते हैं। ये भी एक स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स हैं, या हम बोलेंगे टाइप है लिम्फोसाइट्स का। और ये जो है हमारा NK सेल्स जो है ये स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, RBM मतलब ये रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। इसका जो सेल डिस्ट्रक्शन है, मतलब कि जो सेल का डिस्ट्रक्शन वो दो डिफरेंट डिफरेंट वेज में होता है, परफोरेंस एंड एपोप्टोसिस। इन दोनों प्रोसेस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बैरियर है हमारा इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेटरी बैरियर जो है इसे हम देखेंगे इन्फ्लामेटरी बैरियर क्या होता है। इन्फ्लामेटरी बैरियर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी को जो है इन्फ्लामेशन जो है वो किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को, और ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी में अगर कोई भी टिश्यू डैमेज हो गया, मतलब कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस या किसी मैकेनिकल मीन्स से, जैसे कि हमें कुछ भी चोट लग गई या कट लग गया, उससे हमारे जो टिश्यूज हैं अगर डैमेज हो गए तो उनके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स शो होता है, रिस्पॉन्स इंड्यूस होता है, वो है इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स। तो वो उसके अगेंस्ट जो है शो होता है। इन्फ्लामेशन जो है, इन्फ्लामेशन दो टाइप्स का हो सकता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। जब टिश्यू डैमेज होता है तो जो रिस्पॉन्स शो होता है वो है एक्यूट इन्फ्लामेशन, और जब जैसे कि हमारा अर्थराइटिस, कैंसर, इन सब के अगेंस्ट जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स शो होता है। हमारा इन्फ्लामेटरी बैरियर जो है, जो मेन एम है इन्फ्लामेशन का वो है कि स्प्रेड को रोकना, कोई भी इन्फेक्शन जो है इन्फेक्शन को फैलने से रोकना, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनको ऑन द स्पॉट फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से किल कर देना। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इन्फ्लामेशन के। जब हमें कोई भी वुंड लग जाता है तो सबसे पहले, या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हो गया, या फिर कोई भी अगर हम मान लेते कोई इंसेक्ट्स ने हमें बाइट कर दिया, तो सबसे पहले क्या होता है कि वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, हमारा जो वहाँ का सराउंडिंग है वो एरिया स्वेल हो जाता है, वहाँ पे रेडनेस पड़ने लगती है, और वहाँ का जो एरिया है जहाँ पे हमें वुंड लगा है वहाँ जो है हीट, वहाँ की एरिया जो है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, और वहाँ हमें पेन भी होने लगता है, और उस एरिया में जो है लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब उस एरिया का जो फंक्शन है वो भी लॉस हो जाता है, मतलब वहाँ का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होता है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्फ्लामेशन के। रेडनेस मतलब कि लाल पड़ जाना उस एरिया पे, स्वेलिंग वहाँ की एरिया में स्वेलिंग आ जाती है, हीट एंड पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। तो यही था आज का हमारा टॉपिक कि जो है इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, और उनके हमने 4 टाइप्स के बैरियर पढ़े। अब हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे कि 3 टाइप्स की इम्यूनिटी होती है हमारी, तो उन तीनों टाइप्स की इम्यूनिटी को हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसके इम्यूनोलॉजी के बारे में नॉलेज मिले।
चल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे मोटिवेटेड, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी।